कहाँ तक हमने बात की है, ताकि फिर उसके आगे से हम कंटिन्यू कर सकें। जी कोई नहीं है बताने वाला? पूरा पढ़ाना नहीं है, थोड़ा सा मुझे सिर्फ ओवरव्यू दे दें, पॉइंट्स बता दें कि क्या पढ़ाया था। इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों की क्लास वेडनेसडे को होती है, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो जब तक आप लोग मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? 4 दिन की छुट्टी के बाद मुझे क्या पता आपके दिमाग में क्या है। जी भाई, कौन देगा ओवरव्यू मुझे थोड़ा सा? सो रहे हैं सब? बेटा लास्ट क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ वाटर पढ़ा था ना, तो उसके बारे में जो बातें भी आपके दिमाग में हो, जो भी पॉइंट्स आपको मैंने पढ़ाए थे, उसमें से कुछ आप मुझे ओवरव्यू दे दें, अभी थोड़ा सा रिकॉल करवा दें मुझे कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, ताकि फिर मैं उसके आगे से कंटिन्यू कर सकूं। ऐसे जीरो रिस्पॉन्स में तो मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा भाई। फिर तो ऐसा करना पड़ेगा, कॉलेज खुलने का इंतजार करना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। मतलब किसी को नहीं पता कि मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? मेरे पास इस वक्त 34 की स्ट्रेंथ है, जिसमें मेरे पास कोई एक बच्चा नहीं है जो मुझे बता सके। जी अबीहा बताइए। Yes, you told us about the water properties, such as water is an amphoteric molecule. So you told us about the also about the equations. ओके, और एम्फोटेरिक के अलावा और क्या पढ़ा था? अबीहा, एम्फोटेरिक के बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? Sorry, miss, I cannot hear you. बेटा मैं कह रही हूँ आपने एम्फोटेरिक के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी? Miss, we also studied about the cohesive forces and the addition forces. ठीक है, हमने जो है वो थोड़ी सी अट्रैक्शन फोर्सेस भी पढ़ी थी, कोहेजन और एडिशन के नाम से। हैंड रेज हो रहे थे, वापस सब नीचे चले गए, दोबारा उठा लें भाई, मैं पूछ लूंगी। चलिए भाई ठीक है, मर्जी है आप लोगों की, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे ये बड़ी टेंशन होती कि मैं मिस के सामने नहीं हूँ। पता नहीं मिस पहचानती भी हैं, जानती भी हैं या नहीं जानती हैं। 15 सितंबर से जब आप हमारे सामने इंशाल्लाह ताला मौजूद होंगे, तो आप खुद सोचिए कि मैं आपको जानती ही नहीं होंगी अब तक, क्योंकि आपने कभी आंसर ही नहीं किया होगा, कभी क्लास में पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा। तो मेरे लिए तो ये बड़े दुख की बात होती है कि अगर मेरा टीचर इतने टाइम से मुझे पढ़ा रहा है और फिर भी मुझे नहीं जानता। क्लास में तो सामने जब बच्चा पढ़ता है तो हम तो डफर से डफर बच्चे को भी जानते हैं, क्योंकि सामने बैठा हुआ होता है, उसकी हरकतें हमें नजर आ रही होती हैं, हम मुस्तकिल उसको डांट रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मली इस तरह से हो जाता है। लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस में तो बेटा आप लोगों को और ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए और ज्यादा चीजों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर्स आपको अभी पढ़ाए जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जब स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे तो हम आपको दोबारा रिवाइज करवाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कोर्स है इंटर का कि अभी तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाने के लिए। जब कॉलेजेस खुलेंगे ना, तो कोर्स भागेगा और आपको उसके साथ साथ भागना पड़ेगा। फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इन चीजों को इतना रिवाइज कर सकें। और ना ही नॉर्मल क्लासेस में हम बार बार इस तरह से पूछते हैं, 2 सवाल पूछते हैं उसके बाद अगले टॉपिक पर हमें जाना पड़ता है। यहाँ ऑनलाइन क्लास में तो हमें टेंशन इतनी है कि हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा बता दें, बेटा बता दें, क्योंकि हमारा खुद दिल सेटिस्फाई नहीं होता कि पता नहीं बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जाहिर है आप नए बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, आपका हमसे कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है आमने सामने, तो उस वजह से हमें टेंशन होती है कि पता नहीं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो प्लीज हमें बताया करें। आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लास में बच्चे बड़े नॉर्मल से आंसर्स दे रहे होते हैं। मैं कोई हाई फाई इंग्लिश और हाई फाई साइंटिफिक आंसर्स आपसे नहीं मांगती। मैं आपसे ही बोल रही हूँ कि आपको समझ क्या आया। आपको अगर उर्दू में आता है या आपको एक लाइन भी आती है तो आप उस एक लाइन को मुझे बता दें, मुझे वो भी अच्छा लगेगा। कम से कम मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चा मुझसे कुछ सीख रहा है। ठीक है, 40 मिनट्स की क्लास में अगर आप थोड़ा बहुत भी सीखते हैं तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
पेपर्स में आप जो मार्क्स लेंगे वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि आप इस क्लास से मुझसे क्या सीख कर जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को जरा कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करें। अगर आपको पता है, एक पॉइंट भी पता है आपको, तो उसको स्पीक अप किया करें जब मैं पूछा करूं, ताकि मुझे पता चले कि कोई रिस्पॉन्स है। आज की क्लास का तो जो रिस्पॉन्स है, लिटरली मुझे तो लग रहा है जितना मैंने पढ़ाया है सब बेकार है। क्योंकि अगर एक बच्चा आंसर दे रहा है पूरी क्लास में से, वो बच्ची भी 24 घंटे पर वही आंसर देती रहती है। 3-4 और है क्लास में, आज तो उन्होंने भी हाथ खड़ा नहीं किया जो बाकी के बच्चे हैं, हालांकि टॉपिक भी कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा देखें बेटा, वरना आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, हमारा कुछ भी नहीं जा रहा। अच्छा जी, लास्ट क्लास में अभी ने आपको बताया कि हमने वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जब हमने वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हम बेसिकली ये कॉन्सेप्ट गैदर करना चाह रहे थे कि हमने लिविंग सेल को जब खोलकर देखा तो उसका 85 से 90% पार्ट हमें वाटर नजर आया। ऐसी क्या खुसूसियात है वाटर की, what are the basic properties of water that are making it so vital that it is comprised that the living cell is comprised of 85 to 90% of water. लिविंग सेल लाइफ की बुनियाद है, लाइफ की फाउंडेशन, एंड दैट फाउंडेशन इज फिल्ड ऑफ वाटर। तो इसका मतलब यही है ना कि देयर मस्ट बी सम इम्पोर्टेंट, सम वाइटल प्रॉपर्टीज इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो 5 प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। ये प्रॉपर्टीज आपके पास पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आती है, लेकिन मोस्टली एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या एज अ रीजन आपके पास आ सकती हैं कि आपसे कोई 1 या 2 पूछ ली जाएंगी, ठीक है। अच्छा, वाटर के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों के सामने जो है वो सब प्रेजेंटेशन खोल रही हूँ ताकि हम आगे जो है वो चलें। चैप्टर हमारे पास है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया। वाटर के बारे में पढ़ने के बाद अब अगली चीज है भाई कार्बन। भाई सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट हो गया वाटर, 85 to 90% वाटर है, ठीक है। अब वाटर को हटा देते हैं तो क्या बचता है? बचता है ड्राई वेट ऑफ द सेल। ड्राई वेट ऑफ द सेल को जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि इसके अंदर 25 तक एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अगर मेजर की बात करें तो 6 मेजर एलिमेंट्स हैं जो मिलकर इस ड्राई वेट ऑफ द सेल को बना रहे हैं। उन 6 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है? कार्बन है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आपको मैंने पढ़ाई थी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, याद होगा आप लोगों को। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्यों पढ़ाई थी? क्योंकि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, बाय नेचर दे ऑल आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां हमें ये बात पता चली थी कि जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। उसके बाद फिर हमें एक और बात पता चली कि भाई पुरानी डेफिनेशन ये थी, अब की डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन को हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू देखा जा सकता है, उन मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि वाई कार्बन। जिस तरह अभी सवाल आया था कि वाई वाटर, तो उसका जवाब हमें मिल गया उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के। अब हमारे पास एक सवाल आ सकता है वाई कार्बन। सारे बायोमोलिक्यूल्स कार्बन से ही क्यों बेस करते हैं, कार्बन पे ही क्यों बेस करते हैं, और की डेफिनेशन के अंदर कार्बन का ही जिक्र क्यों? 6 मेजर एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहला नाम कार्बन ही क्यों? ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक रीजन हमारे दिमाग में आता है। तो हम पहले थोड़ा सा कार्बन का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, और ये इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाई वी आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू ओनली वन एलिमेंट दैट इज नोन एज कार्बन, व्हाई द एंटायर लाइफ इज बेस्ड ऑन कार्बन ओनली। ठीक है, अब कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कार्बन क्या है? बराबर में आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर भी मैंने कार्बन का बना दिया है, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा स्ट्रक्चर है, आप लोग केमिस्ट्री में अक्सर पढ़ते रहते हैं। कार्बन के बारे में कहा जाता है कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। एक टर्मिनोलॉजी, एक मैंने स्टेटमेंट आपके सामने इस वक्त इस्तेमाल की है, जो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। यानी कि अगर लाइफ की केमिस्ट्री को आप सामने रखेंगे कार्बन की केमिस्ट्री के, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। ये एक बहुत बड़ा नोशन, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर दे दिया है। जब तक मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मुझे इस बात को प्रूव करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन की केमिस्ट्री यानी कि कार्बन के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो लाइफ के केमिकल रिएक्शंस हैं। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि लाइफ के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म, एंजाइमेटिक रिएक्शंस चल रहे होंगे, वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल से लिंक्ड होंगे।
और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हम ये एक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ का मतलब है बायोकेमिस्ट्री, पढ़ा हुआ है हमने, फील्ड पढ़ी हुई है। बायोकेमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन थी, केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग बॉडी। हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर एक सिंगल रिएक्शन भी हो रहा है, दैट इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। और ये सिंगल रिएक्शन भी जो हो रहा होगा वो यकीनन बायोमोलिक्यूल्स के दरमियान या समझ लीजिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो रहा होगा, और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन जरूर होगा। इस वजह से हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है वो मेंशन की है, जो बड़े इजीली हमारे कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रही है कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन जो है वो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है, तभी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, पेपर में एक दफा ये रीजन आ गया था, वाई केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, तो बच्चे इसका आंसर ही नहीं दे पाए। इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, पहले तो आप ये बात करेंगे जो अभी मैंने की कि लाइफ के जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, उन तमाम केमिकल प्रोसेसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिच इन कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन पर ही बेस करते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, ठीक है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होगी, इसके आगे भी जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको वहां मेंशन करने होंगे ताकि कोई आपके नंबर ना काट सके, क्योंकि ये जो बातें इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपकी बुक में मेंशन है, और जो पेपर चेक होता है, जो पेपर बनाने वाले हैं वो सब बुक को ही गो थ्रू करते हैं, तो आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए जो आगे मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, दैट इज सो, ऐसा इसलिए है, देखिए मैंने रीजन की फॉर्म में ही इन चीजों को लिखा है ताकि जब आप याद करें तो आपको पता हो कि ये हम एक रीजन याद कर रहे हैं। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इसलिए है, दैट इज सो बिकॉज कार्बन इज अ यूनिक एलिमेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है, कैसे, दैट फॉर्म्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जो कि बेइंतहा वेरिएबल, बेइंतहा अनलिमिटेड और बेइंतहा अलग अलग तरह के क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जिनकी प्रॉपर्टीज भी बड़ी अलग अलग होती हैं, खुसूसियात, और जिनकी एडेप्टेशंस यानी कि जैसे माहौल में रहते हैं वैसी आदत डाल लेते हैं, वैसे बन जाते हैं, वैसे अपने आप को चेंज कर लेते हैं। एडेप्टेशन का मतलब होता है आदत डाल लेना किसी नई चीज के बारे में। पहले हम उस चीज के आदी नहीं थे, लेकिन अब जब वो चीज आ गई है तो हम उसकी आदत डाल लें, इस चीज को एडेप्टेशन कहा जाता है। तो कार्बन एक वाहिद ऐसा यूनिक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इतनी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, और हर कंपाउंड प्रॉपर्टी में बिल्कुल अलग होता है, एडेप्टेशन में बिल्कुल अलग होता है। एक सिंगल एलिमेंट कार्बन, एक सिंगल एलिमेंट कार्बन से बनने वाले हजारों लाखों कंपाउंड्स इस दुनिया में मौजूद हैं, हर किसी की प्रॉपर्टी अलग है, हर किसी की एडेप्टेशन अलग है। तो कंपाउंड्स में ये वैरायटी जनरेट करने की जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास है, वो कार्बन के पास है, इसलिए कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है, ठीक है। हमारी बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई एक या दो बायोमोलिक्यूल थोड़ी होते हैं, कोई एक या दो ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ी होते हैं, मिलियंस तरह के होते हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों तरह के कंपाउंड्स हमारी बॉडी में इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारे एक सेल में हजारों तरह के कंपाउंड्स होते हैं, तो सोचिए बॉडी में कितने सेल्स हैं और कितने तरह के कंपाउंड्स हमारी बॉडी में मौजूद होंगे। फिर हम हो गए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हजारों तरह के जानवर हैं, हजारों तरह के प्लांट्स हैं, हजारों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो सबके अंदर जो बैकबोन होती है ना कंपाउंड्स की, वो कार्बन पर बेस करती है। तो कार्बन दुनिया का वो यूनिक एलिमेंट है जो इतनी वैरायटी में कंपाउंड्स बनाता है, और हर कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टी और अपनी एडेप्टेशन में अलग अलग है। पहला रीजन, ठीक है, कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, उसकी इतनी वाइटल जो है वो फंक्शंस क्यों हैं, तो पहला फंक्शन आपके पास क्या आ गया कि वो इतना यूनिक एलिमेंट है कि वो बहुत सारी वेरिएबल तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है, और हर स्ट्रक्चर अपनी प्रॉपर्टीज और एडेप्टेशंस में अलग अलग है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कार्बन इज अ लाइट एलिमेंट, एक हल्का एलिमेंट है, ठीक है। कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। 6 बहुत कम नंबर है,
आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 110, 140 और उससे भी आगे तक बात जा रही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में और आगे चली जाती है बात, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। 6 इसका जो है वो एटॉमिक मास है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेइंतहा जो है क्या कहते हैं लाइट वेट है एंड हैज एटॉमिक नंबर 6, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो सिर्फ 6 है। तो जो हल्की चीज होती है उसको इस्तेमाल करना, उससे चीजें बनाना आसान होता है, ठीक है। अगर मैं जो है क्या कहते हैं एक माला बना रही हूँ, ठीक है, गले में पहनने के लिए माला बना रही हूँ, उसका एक एक मोती मैंने 5-5 किलो का ले लिया, तो मेरे लिए बनाना मुश्किल होगी माला। अगर मैंने बिल्कुल लाइट वेट पर्ल्स अपने हाथ में ले ली और मैं पिरोती गई जल्दी 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 जल्दी, तो मेरी माला बहुत जल्दी बन जाएगी। मैं 5-5 किलो का एक मोती ले लूंगी तो मेरे लिए खुद उसको उठाना मुश्किल होगा, उससे चीजें बनाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो हल्की जो चीजें होती है लाइट वेट, उनको इस्तेमाल करके उनसे चीजें बनाना आसान होता है कंपेयर टू द हैवी थिंग्स। तो वैसे कार्बन की एक ये खुसूसियत भी अच्छी है कि ये बड़ा लाइट वेट है और ये बड़े आसानी से बॉन्ड्स वगैरह बना लेता है, तो इसको यूज करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। उसके बाद है इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा कि जो है क्या कहते हैं शेल्स होते हैं अलग अलग, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, और पूरे एक जो है कैलकुलेशन आपके पास होती है ऑर्बिट्स की। तो कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर आपने केमिस्ट्री में वैलेंसी का वर्ड पढ़ा हुआ हो तो आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उस एलिमेंट की वैलेंसी कहा जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे, जो सबसे बाहर वाला शेल है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंसी ऑफ दैट एटम या वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, और इसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रा का जो वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है, टेट्रा कहते हैं 4 को, ठीक है। ट्राई कहते हैं 3 को, टेट्रा कहते हैं 4 को, पेंटा कहते हैं 5 को, हेक्सा कहते हैं 6 को। ये एक लैंग्वेज होती है, रोमन पता होगा आप लोगों को। तो टेट्रा का मतलब है 4, यानी कि कार्बन एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो ये अपने बराबर वाले एलिमेंट से और अपने ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट से 4 बॉन्ड्स बना सकता है एक दफा में, ठीक है। अगर देखें इस पूरी जो स्लाइड आपके सामने इस वक्त आपको नजर आ रही है, इसके बिल्कुल नीचे राइट साइड के कॉर्नर पर देखें, कार्बन बना हुआ एक, और उसके ऊपर से एक जो है वो लाइन गई हुई है, बॉन्ड दिखाया हुआ है, ये ऊपर एक हाइड्रोजन है, फिर इधर एक हाइड्रोजन है, फिर इधर एक हाइड्रोजन है, फिर नीचे एक हाइड्रोजन है, नजर आ रहा है। तो ये चीज बताई हुई है कि कार्बन अपने टेट्रावेलेंट होने की वजह से 4 बॉन्ड्स बना सकता है एट वन टाइम। एक दफा में 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ऊपर वाले से भी बॉन्ड बना सकता है, नीचे वाले से भी, राइट वाले से भी और लेफ्ट वाले से भी, ठीक है। यहां मैंने लिखा है कोवलेंट बॉन्ड्स, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। क्यों आयनिक क्यों नहीं लिखा, कोई और बॉन्ड क्यों नहीं लिखा, खाली कोवेलेंट क्यों लिखा? तो बेटा एक बात अपने दिमाग में आज जो है वो सेव कर लो कि बायोलॉजी के अंदर, लाइफ के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लाइफ से रिलेटेड जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, डोनेट या एक्सेप्ट नहीं करते इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, द बॉन्ड इन विच देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें सिर्फ शेयर किए जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, बराबर वाले को और बराबर वाले को जिससे भी बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितने भी आप लाइफ से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल, इनके अंदर सिर्फ एक ही तरह की बॉन्डिंग होती है, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो कार्बन जो है वो कोवेलेंटली बाइंड होता है हाइड्रोजन से इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। डेफिनेशन याद करें, क्या पढ़ाया था, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ाई थी उस वक्त भी।
तो भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की पहचान ही क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इस डायग्राम में नीचे आपको नजर आ रहा है कि कार्बन क्योंकि टेट्रावेलेंट है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने ऊपर वाले हाइड्रोजन से शेयर किया, एक इधर वाले हाइड्रोजन से, एक इधर वाले हाइड्रोजन से और एक नीचे वाले हाइड्रोजन से। तो उसने कितने बॉन्ड्स बनाए, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है। सही है। अब ये पढ़ा क्यों नहीं हूं मैं आपको, टेट्रावेलेंट का फायदा क्या है, 4 वैलेंसी होने का फायदा क्या है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का फायदा क्या है। तो इसका फायदा ये है कि दिस प्रॉपर्टी अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन and the fundamental framework of carbon around which organic molecules are constructed। ये प्रॉपर्टी इसको इस जबरदस्त स्ट्रक्चर बनाने पर जो है क्या कहते हैं, समझ लीजिए कि उसको बनाने देती है। ये प्रॉपर्टी इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है वो बड़ी काम आती है। क्यों, अब खुद सोचो, एक कमरा अगर बनेगा उसके कितने किनारे होंगे, 4 किनारे होंगे। अगर मैं 4 किनारे वाला कमरा बनाऊंगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या 3 किनारे वाला कमरा बनाऊंगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा किसका, 4 किनारे वाले का या 3 किनारे वाले का। हमेशा 4 किनारे वाली जो चीज होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसके ऊपर मजीद आप फ्लोर्स बनाते जाएं, वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर जो होता है जो ऊपर तक जा रहा होता है। आप तिकोन स्ट्रक्चर बनाएं, 3 कोने का कमरा बनाएं, उसके ऊपर मजीद आपको 3 कोने का कमरा बनाना हो, क्या होगा, लोग कहेंगे भाई क्या कर रहे हो, बिल्डिंग गिरानी है क्या, ऐसा ही होगा। इसके अलावा हम घर में ब्लॉक्स वगैरह बच्चों को देते हैं, बच्चे ब्लॉक्स के ऊपर वो बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि पूरे ब्लॉक्स बनने के बाद जो आखिरी स्ट्रक्चर होता है ना, जो बच्चे सबसे ऊपर रखते हैं, वो होता है किसी अलग शेप का, ट्रायंगल होगा या गोल होगा या कोई और शेप होगा। लेकिन जब वो बिल्डिंग बना रहा होता है बच्चा, तब सारे स्ट्रक्चर्स स्क्वायर शेप में होते हैं, 4 किनारे वाले होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें हमारा दिमाग भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि जो 4 किनारे वाली चीज होगी ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाएगी, जो 3 किनारे वाली या 2 किनारे वाली चीज होगी ना वो इतनी ज्यादा स्टेबल हमें नहीं लगती। 4 किनारे वाली चीज पर हमारा दिमाग फौरन से ठक करके जो है ना वो एडवाइस देता है कि वो एक्शन देता है हमें, या समझ लीजिए कि एक ओपिनियन देता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल जबरदस्त है, ऐसा ही है। तो इसी हिसाब से आप सोचिए कि कार्बन भी टेट्रावेलेंट है, ये जब स्ट्रक्चर्स बनाएगा तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बड़े आराम से एक स्टेबल और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए मैंने यहाँ क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, फंडामेंटल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क वो चीज होती है जिसके ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ी होती है। हमारी बॉडी जो है वो एक बिल्डिंग की तरह है जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स लगकर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो इसी वजह से कार्बन को चूज किया गया, क्योंकि कार्बन का जो स्ट्रक्चर था वो टेट्रावेलेंट था, यानी कि एक दफा में वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो जब वो एक दफा में 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो 4 की वजह से वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा। स्टेबल स्ट्रक्चर होगा जो कि फंडामेंटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा हमें, जिस पर हम पूरी लाइफ के तमाम मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक समझ लीजिए कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि एक 4 कोने वाली चीज जो है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगी उस चीज के मुकाबले में जो 3 कोने वाली होगी या 2 कोने वाली होगी। ठीक है, तो इट मेक्स अ स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्रावेलेंट है। इसके अलावा आखिरी प्रॉपर्टी कार्बन की क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं बनाते, सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि ये सिंगल, डबल, ट्रिपल तक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन मॉलिक्यूल सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बल्कि सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स तक बना सकते हैं। जैसा कि आपको अगली प्रेजेंटेशन में जो है वो नजर आएगा। ये देखिए भाई, यहाँ पर मैंने आपको कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग दिखाई है। कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग में आप देखिए कि पहली डायग्राम में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन जो है वो बराबर वाले कार्बन से सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच है, बाकी जो इसकी 3 वैलेंसीज हैं वो ऊपर खुली हुई हैं। देखो पहले देखो राइट साइड वाले कार्बन को,
राइट साइड वाला कार्बन जो है उसकी ऊपर एक वैलेंसी है, राइट साइड पर एक वैलेंसी है, नीचे एक वैलेंसी है, और चौथी वैलेंसी क्या है, मैच की हुई है बराबर वाले कार्बन से। 4 हो गई। इसी तरह लेफ्ट वाले कार्बन की देखो, इसकी भी ऊपर एक अलग वैलेंसी है, बराबर में अलग है, नीचे एक अलग है, और फिर जो राइट साइड पर निकल रही है वो बराबर वाले कार्बन से मैच हुई हुई है। ये हो गया सिंगल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। सेंटर वाली डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है कि एक कार्बन ने दूसरे कार्बन से 2 बॉन्डिंग्स की हुई है। तो अब जब 2 कर ली तो कितनी बची, सिर्फ 2 बची, 4 होती है ना टोटल, 2 आपस में कर ली तो 2 बची, एक के पास, 2 बची एक के पास, तो वो देखो दोनों के ऊपर और नीचे निकली हुई तुम्हें नजर आ रही है। इसी तरह से तीसरे केस में आपको क्या नजर आ रहा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से 3 बॉन्ड से अटैच है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लिए, तो कितना बचा, एक। तो एक वैलेंसी आपको राइट साइड पे नजर आ रही है एक कार्बन की, और लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है एक कार्बन की। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी कार्बन के पास है कि कार्बन अपने फ्रेंड से या अपने दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल से सिर्फ सिंगल ही नहीं बल्कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग तक भी कर सकता है। अब ये प्रॉपर्टी कैसे काम आ रही है आपके पास, ये प्रॉपर्टी इस तरह काम आ रही है बेटा कि एक ही कार्बन दूसरे कार्बन से 3 तरह से अटैचमेंट कर सकता है। वही वाली बात कि वेरिएबल कंपाउंड जनरेट करने के लिए, बहुत अलग अलग तरह के कंपाउंड जनरेट करने के लिए जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, जिनकी एडेप्टेशंस अलग होंगी, वैरायटी जनरेट करने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक कार्बन के अंदर रखी गई है। ठीक है। और इसको समझ लीजिए कि वर्सेटाइल बनाने के लिए, एक वर्सेटैलिटी होती है ना, इंसान के अंदर भी होती है कि भाई वर्सेटाइल बंदा है, किसी भी कंडीशन में काम कर सकता है। इसी तरह कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है जो किसी भी तरह की बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है। तो अब अगर आपके पास रीजन आता है कि वाई केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज नोन एज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, तो आप कहेंगे क्योंकि लाइफ के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन तमाम के अंदर कार्बन इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन मेजर एलिमेंट है। इसके अलावा आप ये लिखेंगे कि कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है जो बहुत सारी तरह के कंपाउंड्स बनाता है, इसका वेट बहुत लाइट है, सिर्फ एटॉमिक नंबर 6 है। इसके अलावा ये टेट्रावेलेंट है जिसकी वजह से ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाता है, और इसके पास एक ये प्रॉपर्टी भी है कि ये सिर्फ सिंगल ही नहीं बल्कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। ये होगा आपके पास एक कंप्लीट रीजन कि व्हाई आर यू यूजिंग कार्बन दैट मच इनॉर्मसली। आप कोई और भी एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन को ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के जो रीजंस हैं वो ये हैं जो इस वक्त हमने डिस्कस किए। ठीक है बेटा। अच्छा, कार्बन के बाद अब हमें समझ में आ गई कि कार्बन ही क्यों जरूरी है। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारे पास आता है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन में। ठीक है। अगला प्रोसेस हमारे पास आता है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन में, कभी कभार रीजन में भी आ जाता है। प्रोसेस का नाम है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये आपके सेल में बनते कैसे हैं, इनके बनने का प्रोसेस क्या होता है, क्या कहलाता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। ठीक है। अब मैं पढ़ती जा रही हूँ, चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आती रहेंगी, ये सिर्फ एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आता है। क्या लिखता है, मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अच्छा, ये सेल की स्पेलिंग में मैंने ए लगा दिया है, कॉल हो गया ये, इसको आप ई कर लीजिएगा, मैं आपको एडिट करके पिक्चर्स भेज दूंगी। मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो मॉलिक्यूल जो सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड कैरीज आउट इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। वही वाली बात जो हम पूरे चैप्टर से करते आ रहे हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके सेल का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और उसमें होने वाले तमाम फंक्शंस को भी परफॉर्म करते हैं। अच्छा, आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है पॉलीमर। पॉलीमर कौन सी चीज होती है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर बना हो। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर बना हो उसको पॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पर पॉलीमर कहने का मतलब ये है कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये सारे के सारे पॉलीमर होते हैं, यानी कि ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं। These macromolecules are comprised of large numbers of low molecular weight building blocks called monomers। वही बात जो अभी मैंने की कि ये जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स आपके सेल में प्रेजेंट हैं जिनसे आपका सेल बना हुआ है ये बनते हैं लाइट वेट के छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर, और जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिल जाते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, ये हाई वेट या लार्ज वेट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं।
ठीक है। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं ज्यादा तादाद में होने वाले लो मॉलिक्यूलर वेट बिल्डिंग ब्लॉक्स से, जिनका नाम होता है मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स से मिलकर पॉलीमर बनता है, यानी कि मोनोमर्स से मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे। अब क्या लिखा है, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दीज मोनोमर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। जब मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। ये केमिस्ट्री वाला कंडेंसेशन नहीं है, एवापोरेशन कंडेंसेशन वो वाले टॉपिक को अपने दिमाग में मत रखिएगा। ये बिल्कुल अलग डेफिनेशन है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अलग लेना है। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अगर मैं आपसे कहूं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तब भी वही बात होगी। अगर मैं आपसे कहूं कंडेंसेशन हो रही है, तब भी वही बात होगी। अब कंडेंसेशन में होता क्या है, नीचे देखिए, ड्यूरिंग कंडेंसेशन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। जब जब दो पॉलीमर मिलकर जब जब दो मोनोमर मिलते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, ठीक है, पहले दो मिलेंगे, दो से फिर तीसरा आके मिलेगा, तीसरे से फिर चौथा आके मिलेगा, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, पहले सब अलग अलग पड़े हुए होंगे, फिर एक मिलेगा दूसरे से, दूसरा मिलेगा तीसरे से, तीसरा मिलेगा चौथे से, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह आके मिलना शुरू होंगे ना। तो जब दो मोनोमर मिलेंगे पहले वाले, तो क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। जब जब मोनोमर मिलेंगे तब तब क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, इस बात की वजह से इस प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है, वो नाम होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन, पहले समझो बात को, डी मतलब रिमूवल, डी मतलब क्या होता है, रिमूवल। हाइड्रेशन मतलब वाटर, वाटर का रिमूवल हो रहा है ना, क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो वाटर का रिमूवल होना और सिंथेसिस, क्या बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर से होने वाली सिंथेसिस क्या कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है। तीन नाम आ गए एक ही चीज के, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलो, कंडेंसेशन बोलो, या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलो, एक ही बात है। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलो, कंडेंसेशन बोलो, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलो, एक ही बात है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब नीचे एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें आपको दिखाया हुआ है कि एक स्ट्रक्चर है, एक रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, रिंग के बराबर में लगा हुआ है OH और इधर भी लगा हुआ है OH। ये स्ट्रक्चर प्लस हो रहा है दूसरे स्ट्रक्चर Okay, first year students, your meeting has been ended. Switch over to the next class after 10 minutes. Thank you.